कभी सोचा है बच्चे कैसे सीखते हैं, वो सोचते कैसे हैं और कैसे धीरे धीरे एक व्यक्ति के तौर पर उनका विकास होता है? चलिए आज बाल मनोविज्ञान के उन खास सिद्धांतों की दुनिया में चलते हैं जिन्हें जानना हर शिक्षक के लिए बेहद जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी मनोवैज्ञानिक थ्योरीज हैं जो आज की क्लासरूम को असल में एक आकार देती हैं। देखिए, ये सवाल सिर्फ किताबी नहीं है, ये तो आज की हर क्लासरूम की हकीकत है। तो चलिए इन मुश्किल लगने वाले आइडियाज़ को ना बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल तरीकों से समझते हैं। शुरुआत करते हैं एक बच्चे के दिमाग के अंदर के सफ़र से। हम उन ज़रूरी पड़ावों को समझेंगे जो एक बच्चे के भविष्य की नींव रखते हैं। इस उम्र को अक्सर गैंग एज कहा जाता है। ये वो दौर है जब दोस्ती बहुत बहुत जरूरी हो जाती है। स्कूल जाना शुरू होता है और दोस्तों का ग्रुप ही मानो पूरी दुनिया बन जाता है। यहाँ अक्सर बच्चे अपने ही जेंडर के ग्रुप्स बनाते हैं और ये उनकी सोशल पहचान बनाने का एक बहुत अहम हिस्सा है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार बदलाव देखने को मिलता है। बच्चों में अब लॉजिकल सोच आने लगती है, पर साथ ही वो साइंस फिक्शन और कल्पना की दुनिया में भी खूब खोए रहते हैं। वो जो बिस्तर के नीचे वाले मॉन्स्टर का डर था वो अब खत्म हो जाता है, लेकिन भविष्य की प्लानिंग नहीं, वो अभी भी बहुत दूर की बात है। ये एक तरह से कल्पना और तर्क के बीच का एक पुल है। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। जब बच्चे ये समझने लगते हैं कि उनका जेंडर परमानेंट है तो उनकी अपनी पहचान और मजबूत हो जाती है। ये बात उनके खेलने के तरीके से लेकर उनके दोस्तों तक हर चीज पर असर डालती है। क्लासरूम की सोशल डायनामिक्स को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। वो दौर याद है जब एक बच्चा हर बात पर बस एक ही सवाल पूछता है, क्यों? जीन पियाजे ने इसी दौर को सहजकाल या इंट्यूटिव पीरियड कहा था। ये कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा का समय है, जहां दुनिया एक बहुत बड़ी पहेली की तरह लगती है और उसे बस सवालों के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। तो ठीक है, बच्चे विकसित हो रहे हैं, लेकिन हम उनकी सोचने समझने की शक्ति को, उनकी इंटेलिजेंस को कैसे समझें और कैसे मापें? यहीं से हम बुद्धि के बहुत ही दिलचस्प और कभी-कभी विवादों में रहने वाले टॉपिक पर आते हैं। देखिए, हर कोई अपनी इंटेलिजेंस एक ही तरह से नहीं दिखाता, इसीलिए हमारे पास अलग-अलग तरह के टेस्ट्स हैं। कुछ होते हैं वर्बल टेस्ट जो भाषा पर निर्भर करते हैं, और कुछ होते हैं नॉन वर्बल टेस्ट। इनमें पिक्चर्स, पैटर्न्स और पहेलियों का इस्तेमाल होता है ताकि भाषा की कोई रुकावट ना आए। इससे आकलन ज्यादा सही हो पाता है। इस टेबल से पता चलता है कि इंटेलिजेंस के बारे में हमारी सोच कैसे बदली है। पहले बिने का मानना था कि बुद्धि बस एक सामान्य क्षमता है। फिर स्पियरमैन ने कहा कि नहीं, इसमें एक जनरल यानी जी फैक्टर और कुछ स्पेसिफिक यानी एस फैक्टर्स होते हैं। और फिर थॉर्नडाइक ने इसे और फैलाया और कहा कि इंटेलिजेंस 3 तरह की होती है, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और सोशल। 160। अब ये नंबर आया कहाँ से? देखिए, ये एक क्लासिक आईक्यू फॉर्मूला से आता है। मान लीजिए एक बच्चा है 5 साल का, लेकिन उसकी सोच, उसकी समझ एक 8 साल के बच्चे जैसी है। मतलब उसकी मेंटल एज उसकी असली उम्र से कहीं ज्यादा है। तो बस मेंटल एज को असली एज से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नतीजा एक प्रभावशाली आईक्यू स्कोर 160। 140 से ऊपर का स्कोर, इसे आमतौर पर गिफ्टेड या प्रतिभाशाली माना जाता है। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि आईक्यू स्कोर कोई परमानेंट ठप्पा नहीं है। ये समय के साथ बदल सकता है और ये बच्चे की पूरी क्षमता की कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा भर है। इंटेलिजेंस तो एक बात हो गई, पर हम कोई भी चीज, कोई भी स्किल असल में सीखते कैसे हैं? तो अब हम सीखने की प्रक्रिया की गहराई में उतरेंगे और बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद के कुछ बुनियादी सिद्धांतों को समझेंगे। थॉर्नडाइक का आइडिया बहुत ही सिंपल लेकिन दमदार है। हम करके सीखते हैं। सोचिए, एक बच्चा है जो एक पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहा है। वो अलग अलग तरीके आजमाएगा, फेल होगा और फिर से कोशिश करेगा जब तक कि उसे सही हल न मिल जाए। बस यही है ट्रायल एंड एरर लर्निंग का सार। पावलोव ने हमें सिखाया कि हमारा दिमाग चीज़ों को जोड़ना यानी एसोसिएशन बनाना कैसे सीखता है। सोचिए, घंटी बजती है और कुत्ते को पता चल जाता है कि खाना आने वाला है। कुछ ही समय में सिर्फ घंटी की आवाज़ ही काफ़ी होगी उसे लार टपकाने के लिए। हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसे ही कनेक्शन बनाता है और उन सिग्नल्स पर रिएक्ट करना सीखता है जिनका पहले कोई मतलब नहीं था। और फिर आते हैं स्किनर, जिन्होंने सीखने को उसके नतीजों से जोड़ा।
मतलब सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि किसी काम के बाद क्या होता है। जब किसी स्टूडेंट को उसकी कोशिश के लिए शाबाशी मिलती है तो वो आगे और मेहनत करने के लिए मोटिवेट होता है। इसी को कहते हैं रीइंफोर्समेंट, और ये क्लासरूम में एक बहुत पावरफुल टूल है। तो हम व्यवहार करना तो सीखते हैं, लेकिन हम जो हैं वो कैसे बनते हैं, हमारी पर्सनैलिटी कैसे काम करती है, इसे समझने के लिए हम सिगमंड फ्रॉइड के थोड़े विवादास्पद लेकिन बहुत ही प्रभावशाली सिद्धांतों की ओर चलते हैं। फ्रायड के हिसाब से हमारे मन के 3 हिस्से हैं। एक है इड, जो कहता है मुझे ये अभी चाहिए। फिर है सुपर ईगो, हमारा नैतिक कंपास, जो कहता है नहीं ये गलत है। और बीच में आता है ईगो, जो एक समझदार मीडिएटर की तरह इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। ये हमारे अंदर लगातार चलने वाला एक संघर्ष है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन एक टीचर के लिए क्लासरूम में इसका असल मतलब क्या है? चलिए, अब इन सारे आइडियाज को प्रैक्टिकल एक्शन से जोड़ते हैं। इन सभी सिद्धांतों को असल में लागू करने के लिए एक ढांचे की जरूरत होती है। भारत में ये ढांचा शुरू होता है आर्टिकल 21A से, जो समावेशी यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की कानूनी नींव रखता है। ये कानून शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। इसका सीधा मतलब है कि हर बच्चे को, चाहे उसके बैकग्राउंड या क्षमता कुछ भी हो, सीखने का मौका मिलना ही चाहिए। और यहीं पर एक टीचर का कर्तव्य बन जाता है कि वो इन सभी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को समझें और हर एक छात्र की मदद के लिए उन्हें लागू करें। तो सवाल यह है कि एक टीचर इन सभी मुश्किल आइडियाज को लागू करना सीखता कैसे है? इसका एक तरीका है माइक्रो टीचिंग। ये एक तरह का प्रैक्टिस साइकिल है। पहले पढ़ाओ, फिर फीडबैक लो, फिर से प्लान करो और फिर से पढ़ाओ। यह साइकिल टीचर्स को अपनी तकनीक सुधारने में मदद करती है, ताकि वे हर स्टूडेंट तक असरदार ढंग से पहुंच सकें। एक इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब है हर तरह के लर्नर्स को समझना। डिस्फेजिया जैसी स्थितियां इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये भाषा से जुड़ी एक चुनौती है, इंटेलिजेंस की कमी नहीं। यह हमें याद दिलाता है कि हमें सिर्फ बच्चे के व्यवहार से परे देखना होगा और उसकी असली ज़रूरतों को समझना होगा। आखिर में ये सारी बातें एक बहुत ही दमदार विचार पर आकर टिक जाती हैं। विकास का मतलब सिर्फ बड़े होना नहीं है, इसका मतलब है बदलना, नई क्षमताएं हासिल करना और पहले से ज्यादा काबिल बनना। पियाजे के विकास के चरणों से लेकर सीखने के सिद्धांतों तक सब कुछ इसी बदलाव की कहानी कहते हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, एक शिक्षक के लिए सबसे जरूरी क्या है? बच्चे की बुद्धि को समझना, उनके सीखने के तरीके को एक दिशा देना, या फिर उनके विकसित हो रहे व्यक्तित्व को संवारना? शायद असली जादू इन तीनों में सही संतुलन बनाने में ही छिपा है।